सो हे गाइस, वेलकम टू विशाल बना क्लासेस। और आप सब कैसे हैं बेटा? हमने अभी तक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाले चैप्टर का पार्ट 7 कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हम पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड का डेमो भी दे चुके थे और उसका क्वेश्चन भी हम कर चुके थे। ऑफकोर्स उसके अंदर लास्ट में मैंने जब क्वेश्चन करने के बाद भी बताया था कि हमें अगर कोई भी ड्रॉप ऑफ वाटर, कोई भी स्टोन हम किसी भी बिल्डिंग से खड़े होकर नीचे की तरफ फॉल डाउन कर रहे हैं, उसे गिरा रहे हैं, तो उसका बैलेंस इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बनाना है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और उसके बारे में मैं फॉर्मूला बता भी चुका था कि बैलेंस कंडीशन में उसका फॉर्मूला जो लगता है बेटा, बैलेंस कंडीशन में जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है F इज टू mg। ये तो वेट होता है, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होता कि इस ऐसे फोर्स को जो हम बोलते हैं किसी बॉडी का वेट बोलते हैं। ठीक है, अब हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की तो क्या पढ़ा था? F इजिकल टू क्यू ई, तो क्यू ई इजिकल टू क्या रख दिया था? mg। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लेकर के चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब देखना है सबसे पहले देखा द चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, द चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 2e and mass 6.64 into 10 की पावर -2 27 किलोग्राम। Calculate the magnitude of electric field and its weight of the alpha particle is balanced। क्वेश्चन का मतलब समझते हैं कि मेरे पास एक अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज है वो दे दिया, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज 2e। मतलब वो सीधी सी बात है कि अल्फा पार्टिकल पर चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का डबल होता है। क्यों? क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल होता है वो न्यूक्लियस होता है हीलियम का। अब हीलियम के न्यूक्लियस में, मतलब हीलियम के न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन और ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब दो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अल्फा पर चार्ज कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल। तो इसलिए जो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज है वो कितना है बेटा? 2e। एंड मास जो m दिया है वो m है बेटा 6.64 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। तो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि E की वैल्यू फाइंड करनी है। और इफ द वेट ऑफ अल्फा पार्टिकल इज बैलेंस, आपको तब जाकर के अल्फा पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है जब वो एक बैलेंस कंडीशन में हो। तो ध्यान से समझिए कि हमारे पास कोई भी एक अल्फा पार्टिकल है, मैंने ये मान लिया ये रहा मेरा अल्फा पार्टिकल, और ये अल्फा पार्टिकल जो आ रहा है इस टाइम पे सिचुएटेड है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो वो अल्फा पार्टिकल सडनली क्या है? नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो नीचे की तरफ मूव करने के अपने ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वजह से जो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा वो लगाएगा बेटा mg। अब mg को कोई ना कोई बैलेंस तो करेगा। mg को जो बैलेंस करेगा वो करेगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला फोर्स। mg को कौन बैलेंस करेगा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला फोर्स F, वो आपको बैलेंस करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर F इजिकल टू mg। और जबकि क्या होता है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला फोर्स F इजिकल टू क्यू ई, तो क्या मैं F की जगह क्यू ई रख सकता हूं? क्यू ई इजिकल टू mg। मुझे E निकालना है बेटा, तो mg अपॉन क्यू। इस फॉर्मूले से आप इस एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये चार्ज जो है या ये अल्फा पार्टिकल है बैलेंस कंडीशन में आ जाएगा। तो यानी कि E इजिकल टू मास कितना है बेटा? 6.64 इंटू 10 की पावर -27। G की वैल्यू कितनी है? G की वैल्यू है बेटा 9.8। आप 10 भी यूज कर सकते हैं, आप 9.8 भी यूज कर सकते हैं। ध्यान रख लेना, अगर आप 9.8 यूज करते हो और 10 यूज करते हो तो आंसर में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। उसके 10 वाले के आंसर में और 9 पॉइंट वाले के आंसर में सिर्फ 0.4 का डिफरेंस आता है। ये कैलकुलेट करके देख लेना आप। अपॉन यहां पे जो आता है क्यू, क्यू क्या है बेटा? अल्फा पार्टिकल 2e के इक्वल, यानी कि 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। सो आई विल कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ E। तो E इजिकल टू 6.64 इंटू 10 की पावर -27। यहां पर बेटा 9.8 अपॉन 1.6 इंटू 2
अब ये 10 की पावर 19 है तो बेटा ऊपर चला जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, क्या प्लस में आ जाएगा, 2 से चला जाएगा 9.8, 4.9 के आसपास, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, E इज इक्वल टू 6.64 इंटू 4.9, पावर सॉल्व कर लीजिए, 10 की पावर 27 माइनस के 10 की पावर 19, तो कितना बचा 10 की पावर 8, और 10 की पावर 8 भी कितना माइनस में, क्योंकि बड़ी पावर जो है माइनस में है, यहाँ पे 1.6 है। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं, रफली मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6.64, 4.9, 9 4 जा 36, 3 9 6 जा 54 और 3 57, 5 कैरी, 9 6 जा 54 और 5 54 और 5 59, इतना ही आएगा। उसके बाद 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 6 जा 24 और 1 25, 2 कैरी, 6 4 जा 24 और 2 26, तो यहां पर 6 13, 1 कैरी लीजिए, 9 और 5 कितना होता है 14, ठीक है ना, 9 5 14 और 1 15 कैरी, 5 और 1 6 6 12 कैरी, तो इतना आ गया, है ना। तो इतना आंसर आ जाएगा, तो लगभग आ जाएगा 32.53 के आसपास। तो 32.53 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन 16, तो भाई 16 से 2 बार तो चला ही जाएगा, 16 2 जा 32, तो 32 और लेकिन 2 पॉइंट के आसपास चला जाएगा बेटा, तो यहां चला गया 0.53, यानी कि इधर 0, तो 2.03 इंटू 10 की पावर 8, 10 की पावर -8 न्यूटन पर कूलम, ठीक है बेटा। तो 2.03 इंटू 10 की पावर -8 न्यूटन पर कूलम का आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, जो इसको बैलेंस करेगा, ठीक है, हो जाएगा ना। तो इसी तरीके से निकाल करके लेके आते हैं। तो आपको कोई भी चार्ज अल्फा पार्टिकल में चार्ज है 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, मास उसका दे दिया, तो हमें वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है जिसकी वजह से वो अल्फा पार्टिकल बैलेंस कंडीशन में आ जाए। तो वो जो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E इज इक्वल टू 2.03 इंटू 10 की पावर -8 न्यूटन पर कूलम, यानी कि नॉर्मली आप इलेक्ट्रिक फील्ड से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब बाकी के क्वेश्चन हम इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है सीट, उसमें से सॉल्व कीजिएगा किस तरीके से है, और किसी का भी कोई भी डाउट हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए, या वैसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले आगे की ओर एक क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया सा देखते हैं फटाफट, कि मैं ये पूछना चाहता हूं कि किसी भी, ये क्वेश्चन आप मुझे जरूर करके दिखाएंगे कि कोई भी पॉइंट है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम नॉर्थ डायरेक्शन में। अगर मैं उसी पर एक बार 4 माइक्रो कूलम का चार्ज रखूं और उस पर -6 माइक्रो कूलम का चार्ज रखूं, तब उस पर लगने वाले फोर्स की बात बताइए आप, तब उस पर लगने वाले फोर्स की बात बतानी है। तो इस तरह का क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं। आगे एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट, ठीक है ना, कि आपके पास अगला क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं कि आपके पास कोई भी पॉइंट चार्ज है, अब ये वाला मैंने सपोज कर कोई भी पॉइंट चार्ज है, एनी पॉइंट चार्ज, वो पॉइंट चार्ज जो है वो मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो जब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम का, यानी कि ये जो आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें ये पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, या पॉइंट चार्ज को आप क्यू नॉट कंसीडर कर सकते हो 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम का। अब उसमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है
कि अगर मैं इस पॉइंट चार्ज के पास एक बार +4 माइक्रोकूलम का चार्ज रखूं और एक बार -4 माइक्रोकूलम का चार्ज रखूं, तब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स फील करेगा। ध्यान से समझना कि मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है Q0, है ना, वो जब अपने ऊपर कोई फोर्स फील कर रहा है, अपने ऊपर वो फोर्स फील कर रहा है, तो उस फोर्स की वजह से जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है 10⁶ न्यूटन पर कूलम का। सडनली क्या करता हूं मैं, उसके अंदर +4 माइक्रोकूलम का चार्ज रख देता हूं, तब मुझे बताना है कि वो कितना फोर्स फील करेगा। एक बार मैं -4 माइक्रोकूलम का लगा रहा हूं चार्ज, तब बताइए कितना फोर्स फील करेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट अटैम्प्ट में +4 माइक्रोकूलम चार्ज रखने पर आप इसके अंदर क्या कीजिए, पुट इन 4 माइक्रोकूलम चार्ज, यानी कि इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 4 माइक्रोकूलम का चार्ज रखिए। बिल्कुल रखा, तो आपने यानी कि Q = 4 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज कीजिए, तो यानी कि 4 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, अब मुझे फोर्स बताना है, तो आपको पता है फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स बताना है बेटा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स निकालोगे तो F = कितना हो गया बेटा, QE। तो Q कितना है आपको 4 माइक्रोकूलम, 4 × 10⁻⁻6, ये कितना है बेटा 10⁻6, 10⁻6 से 10⁻6 खत्म, तो बेटा फोर्स कितना फील करोगे, 4 न्यूटन का फोर्स आने वाला है बेटा इसके अंदर आपका 4 न्यूटन का। डायरेक्शन मुझे बतानी है बेटा इसकी, मुझे डायरेक्शन के साथ बताना है। तो पहली बार डायरेक्शन हमेशा ये बताओ, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन हमेशा आउटसाइड जाती है ना, आउटसाइड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर की तरफ, यानी कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा, तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो ध्यान से समझना बेटा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन सेम रहती है, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। तो ऐसे इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, उसने बोला कि एक पॉइंट चार्ज है जो 10⁶ न्यूटन पर कूलम के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो आपको बताना है। अगर उसकी जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो उस नॉर्थ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मैंने सबसे पहले +4 माइक्रोकूलम चार्ज को रखा, तो +4 माइक्रोकूलम की वजह से जब फोर्स निकल के आया 4 न्यूटन का निकल करके आया, 4 न्यूटन का निकलने के साथ मुझे उसकी डायरेक्शन बतानी है। अब ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो जब हमेशा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन बिल्कुल सेम होती है, तो ये 4 न्यूटन का फोर्स भी हमेशा किस डायरेक्शन में लगेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में लगेगा। किसमें बेटा, नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी कि डायरेक्शन ऑफ, यानी कि फोर्स ऑफ द 4 न्यूटन फोर्स अप्लाई इन द नॉर्थ डायरेक्शन, 4 न्यूटन फोर्स applied 4 न्यूटन फोर्स अप्लाइड इन नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि ये वाला फोर्स जो लगेगा बेटा वो लगेगा नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर। उसके बाद मुझे दोबारा अब की बार जो रखना है वो -4 माइक्रोकूलम के चार्ज को रखना है। ठीक है, नंबर सेकंड पे मैं रखना चाहता हूं कौन सा चार्ज, -4 माइक्रोकूलम। तो फोर्स तो इतना ही आना है बेटा, लगा लीजिए आप। तो F = QE, डायरेक्ट करते हैं फटाफट, 4 × 10⁻⁻6, ये कितना है भाई 10⁻6, तो अब भी आ गया 4 न्यूटन। दोनों चार्ज से लगने वाला फोर्स 4 न्यूटन का आएगा, पर इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी बेटा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा तो आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड साउथ डायरेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नॉर्थ डायरेक्शन में है तो लगने वाला फोर्स आपका साउथ डायरेक्शन में होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेस्ट डायरेक्शन में है तो लगने वाला नेट फोर्स हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में होगा, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। इस चीज का ध्यान रखना, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज।
यानी कि इस -4 माइक्रो कूलाम की वजह से जो फोर्स निकल के आएगा वो आपका साउथ डायरेक्शन में जाएगा और मैग्नीट्यूड कितना आएगा 4 न्यूटन का। इस तरह से भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां तक ये क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती क्या है, फटाफट से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बतानी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्या क्या हमें करना है। तो यहां पर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, उसके बारे में हमें टॉपिक को डिस्कस करना है। कि देखो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब जब मैग्नेट वाले चैप्टर में जाएंगे तो वहां पे बेटा होने वाला है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है ना। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इमेजिन लाइन को इमेज किया जाता है। कुछ लाइंस इमेज करी जाती हैं कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, उसमें लगने वाला फोर्स इधर है, इस चार्ज की वजह से इमेजिन लाइन हमारी यहां जा सकती है। तो हम अपने माइंड के अंदर कुछ लाइन को इमेज करते हैं और वो जो लाइन हम इमेज करते हैं ना, उन्हीं लाइंस को जो हम बोलते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन करते हैं, वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहलाती है। दोबारा से समझते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें रखे जाने वाले चार्ज और चार्ज की वजह से लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ लाइन का इमेजिनरी करते हैं, हम उस लाइन की इमेज बनाते हैं। तो उस इमेजरी लाइन को ही जो बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वजह से ही हमारे दो टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं। एक सबसे पहले बेटा होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होती है। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की अलग अलग होती हैं, ठीक है ना। तो उसी के बेस पे हम उसको आगे चल के डिस्कस करेंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी कि सबसे पहले इसकी यही डेफिनेशन लिखी जाएगी, द इमेजिनरी लाइन, द स्केच ऑफ imaginary line या the sketch of imaginary lines, the sketch of imaginary line will be represent the magnitude and direction of electric field, the magnitude and direction of electric field, ठीक है ना। यानी कि the sketch of imaginary lines will be represent the magnitude and the direction of electric field, यानी कि ऐसी इमेजिनरी लाइन का स्केच जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। समझ रहे हो बेटा कि किसी भी लाइन का, कोई भी लाइन का ऐसा स्केच जो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसी लाइंस को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो दीज लाइंस, यानी कि चलो दीज लाइंस इज कॉल्ड, या दीज लाइंस आर called electric field lines, these lines called electric field lines, यानी कि ऐसी लाइंस को जो बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। अब थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टी को समझना है। कोई प्रॉपर्टी नहीं है, चार प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा बाहर की तरफ चलती है बेटा, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ आती है। दूसरा, ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। चौथा,
ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। इंटरसेक्ट करने का रीजन बहुत अच्छा है कि इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करती है, किसी भी एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड के मींस पॉसिबल नहीं है। यानी कि किसी भी एक पॉइंट पर आप दो डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं बता सकते, नहीं एक्सप्लेन कर सकते। इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, है ना। तो ये चार प्रॉपर्टीज आपको बहुत जरूरी याद रखनी है। अगर ये याद है तो आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन बन जाता है। तो उसके अंदर जो हेडिंग्स है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज ये पूछ ली जाती हैं। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, और ये चीज पता कब पूछी जाती है। कोई एग्जाम्पल आ गया बोर्ड का कि अच्छा बेटा आप बताओ आपको क्या पता है, तो सर आप इंटेलिजेंट है तो आप सर बुक का एनी पार्ट, एनी क्वेश्चन, एनी एक्सरसाइज, किसी भी एक्सरसाइज से कैसा भी क्वेश्चन पूछिए। तो अच्छा ये बताओ कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो आपको तुरंत यही जवाब देना है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कॉमनली 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमें आउटसाइड चलती है, नेगेटिव चार्ज की वजह से इनसाइड है, और कभी भी एक क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करती हैं, और कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। बस एक दो क्वेश्चन और पुट करेगा, आपका काम हो जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी बात आपको जरूर याद रखनी है। लिखा दिया गया है, जैसे डेफिनेशन पता लगी, द स्केच ऑफ द इमेजिनरी लाइंस विल बी रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दीस लाइंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो उसी टाइप से देखिए, सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। हमेशा सबसे पहले द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहां पे लिखेंगे आप द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूविंग है ना, मूविंग आउटसाइड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की वजह से बेटा क्या होगा, हमेशा आउटसाइड, बाहर की तरफ मूव करेगी। नंबर सेकंड, ऐसे लिखना है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूविंग इनसाइड toward the negative charge, यह बात क्लियर है, ये भी बात क्लियर है। toward the negative charge, कि नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करती है। नंबर थर्ड, कभी भी इनक्लोज्ड लूप नहीं बनाती है, नॉट फॉर्मेशन ऑफ, या एक काम करो यहीं पे लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन does not formed closed loop, कभी भी क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करती है। नंबर फोर, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जिस बच्चे को नोट्स बनाते हुए चलना है वो लोग वीडियो को पॉज करके बेटा पूरा बना सकता है। 12th का पूरा नोट्स बनाया जा रहा है इस पे। द टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। आई ना बात समझ में? यानी कि अगर मैं यहां पे बात करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कि बेटा देखिए द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूविंग आउटसाइड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, कि हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ चलती है। नंबर सेकंड, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूविंग इनसाइड टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज। हाँ, वो नेगेटिव चार्ज में टुवर्ड, नेगेटिव चार्ज की तरफ चलती हैं, नेगेटिव चार्ज से नहीं, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगी। पॉजिटिव चार्ज से जाएंगी और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगी। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करती है।
टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट बेटा नहीं करेंगी। सारी प्रॉपर्टीज को एक एक करके हम वेरी करते हैं, एक एक करके समझते हैं उसको। देखिए सबसे पहले कि कैसे होता है कि पॉजिटिव चार्ज से कैसे आएगा, नेगेटिव चार्ज से कैसे आएगा, और लास्ट में कंक्लूजन बताऊंगा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो सबसे पहले देखना, आपके पास बेटा पॉजिटिव चार्ज है, आपने यहां पे पॉजिटिव चार्ज ले लिया, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा बाहर की तरफ चलता है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर, तो देखिए दिख रहा है इस तरीके से, यानी कि इससे इस तरह से आप स्केच बना सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। एनसीईआरटी में अच्छे 3-4 क्वेश्चन इसके दिए हुए हैं। पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऐसा बन सकता है। अब मुझे बनाना बेटा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी है। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाएंगे तो ये कहां जाएंगी, इनसाइड की तरफ, नेगेटिव चार्ज की तरफ लाइन चलेंगी। देखो कहां जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है बेटा, इस तरीके से ये जा रहा, अंदर की तरफ वो लाइन जा रही है। अब एक काम करें, दोनों पता लग गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूविंग आउटसाइड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और इनसाइड टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज। अब देखते हैं कि अगर हमारे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को एक साथ रख दिया जाए तब क्या होने वाला है। यहां पे मैंने पॉजिटिव चार्ज को रख दिया और साथ में नेगेटिव चार्ज को रख दिया, तो इससे क्या होने वाला है बेटा कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी। वो तो कॉमन सी बात है बेटा कि पॉजिटिव चार्ज से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, देखो ध्यान से, है ना, और कुछ यहां से निकल करके किधर की तरफ जा रही है, नेगेटिव चार्ज की तरफ। देखो ध्यान से, तो कहां एंट्री कर रही है वो, पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव की तरफ। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, यानी कि इस तरह से सारी क्लोज लूप का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का स्केच, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है। दूसरा एक आपको इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, और दूसरा दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। जैसे आप यहां पे गए तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गई ई को लेकर के, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर की तरफ चल गई, तो ये किसी भी एक पॉइंट पे, ये E1 है और ये E2 है, तो ये क्या मेरा E1 हो गया, इधर मेरा E2 हो गया। तो इस वाले पॉइंट पर हमारा, इस वाले पॉइंट पर ध्यान रख लेना, इस वाले पॉइंट पर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 0 हो जाएगा। यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जब इंटरसेक्ट नहीं कर सकती ना, ऐसा इंटरसेक्ट करती तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आ जाता, पर यह इंटरसेक्ट ही नहीं कर सकती, क्योंकि किसी भी एक पॉइंट पर, किसी भी यहां पर एक ही टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड या एक ही वैल्यू उसकी पॉसिबल हो सकती है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती। तो आप कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर देना। आई बात समझ में। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का स्केच बना सकते हैं। आगे देखिए, ये क्वेश्चन जरूर आएगा और ये क्वेश्चन होता भी है। कोई सी भी बुक उठा के देख लीजिए, SL है, ABC है, मॉडर्न, कुछ भी, कि उसके अंदर लिखा हुआ है why does two electric field line, बेटा why does two electric field line, है ना, never intersect each other, एक दूसरे को कभी क्रॉस क्यों नहीं करती। वो रीजन मैंने बता दिया कि बहुत अच्छा आंसर है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंसेक्ट ईच अदर बिकॉज द वैल्यू ऑफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड आर नॉट पॉसिबल ऑन ईच पॉइंट। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर नॉट पॉसिबल ईच पॉइंट। तो यहां पे इसका आंसर आपको लिखना ही है। तो क्या
कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड never intersect each other because two value of electric field does not possible on single point. किसी भी सिंगल पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इस वजह से वो इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं, बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो देखिए, ठीक है ना, ये आंसर आप लिख सकते हैं। और हम एक एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। इस तरह के सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको करने हैं। और अब तक जितना भी टॉपिक पढ़ा दिया गया है, कूलम्ब्स लॉ के बेसिक से लेके और आज तक के क्वेश्चन, आप फटाफट से जिसे एक्स्ट्रा शीट करनी है वो करे, वो भी, और जिसे नहीं करनी है वो भी हम इंस्टाग्राम पे अवेलेबल करा देंगे, आप उसमें से क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है ना। अब ये तो थ्योरी के क्वेश्चन हो गए। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि आपके पास ऐसी प्लेट दे दे, दो पैरेलल प्लेट दे देता है। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बतानी है दो पैरेलल प्लेट के बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में मुझे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बतानी है। तो सपोज करो इस तरह से मेरे पास पैरेलल प्लेट हो गई। अब पैरेलल प्लेट में एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज है और एक प्लेट नेगेटिव चार्ज है। ऐसा भी हो सकता है, दोनों प्लेट पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकती हैं और दोनों प्लेट नेगेटिवली भी चार्ज हो सकती हैं। प्लीज थोड़ा सा ध्यान से समझना। पैरेलल प्लेट है, उसके अंदर तीन कंडीशंस आपकी हैं बेटा। कंडीशन नंबर फर्स्ट में क्या है कि दोनों प्लेट पॉजिटिव भी हो सकती हैं, एक प्लेट पॉजिटिव एक प्लेट नेगेटिव चार्ज भी हो सकती है, और दोनों प्लेट नेगेटिव भी हो सकती है। मैं आपको कोई सी भी, आप मुझसे एक प्लेट के बारे में समझ लीजिए और बाकी प्लेट आपको बना करके देखनी है। सपोज करो हम ये वाली दोनों प्लेट पॉजिटिव चार्ज की ले लेते हैं। तो पहला, इस पे भी प्लस क्यू चार्ज है, इस पे भी प्लस क्यू चार्ज है, मतलब ये प्लेट की जो सरफेस है उस पर प्लस चार्ज कंप्लीट रूप से चारों तरफ फैला हुआ है, और इस पे भी हमारा जो चार्ज है वो कंप्लीटली पूरी सरफेस पे फैला हुआ है ना बेटा। तो तुम्हें पता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है हमेशा बाहर की तरफ जाएंगी, यहां पे चला जाएगा, यहां पे चला जाएगा, यहां पे चली जाएगी, इस तरीके से बन जाएगा। और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर, ये यहां पर, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर, ये यहां पर और ये यहां पर, बन गया ना। तो बताओ, जब ये प्लस क्यू चार्ज रखा था तो इसकी वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E1। अब ये वाला चार्ज है, इसकी वजह से मैंने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड है E2। अब E1 और E2 की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट, है ना। अगर E1 आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है तो E2 हमेशा इस डायरेक्शन में जाएगा क्या? दोनों एक दूसरे से के 180 डिग्री के एंगल पर है। तो इसका E नेट कैसे निकलेगा कि E नेट इज इक्वल टू E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1। अब यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका, जब दोनों सेम चार्ज सेम है, जब दोनों का चार्ज सेम है, ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, क्या दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होंगे? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इसका मतलब प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला कितना है भाई? प्लेट के बीच में आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड 0। यहां पे उसका कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं होगा। तो यानी कि E1 इज इक्वल टू E2। आपको इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का स्केच बना करके देखना है। अब इन दो प्लेटों के बीच पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, अगर किसी को पॉजिटिव नेगेटिव में दिक्कत है, देखो पॉजिटिव से बाहर की तरफ जाएगा, नेगेटिव में अंदर की तरफ आएगा। फिर देखना है आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों पैरेलल जाएंगे तो एक दूसरे के बीच 180 डिग्री का एंगल, यानी कि E नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2, इस तरह से होगा दोनों के बीच।
यानी कि ई नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। तो तब वहां पर जाकर के कंडीशन ये है, अगर सेम चार्ज हुए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन भी जीरो। खुद देख लो, अगर बेटा मैं यहां पे अगर प्लेट बनाऊं आपसे, तो आपके पास ये प्लेट होगी, ठीक है, और ये प्लेट है हमारा पॉजिटिवली चार्ज, और ये प्लेट है बेटा नेगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जा रहा है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो बताइए ऐसी सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता? ऐसी सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता। क्यों? मैंने मान लिया माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इसकी वजह से भी E1, यहां भी E1, और इसकी वजह से मैंने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड E2। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, E2 भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है बाबूजी, और E1 भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का एंगल बनता है। जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का एंगल बनेगा तो ई नेट किसे निकलेगा, ई नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। अगर चार्ज सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम आएगा। सपोज करो E1 की वैल्यू E आ गई, तो यहां E2 की वैल्यू भी E आ गई, तो यहां भी कितना हो गया, E प्लस E। तो बेटा कितना हो गया, 2E। यानी कि अब इस प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 2E हो जाएगा। आएगा नहीं आया समझ में? इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के स्केच के हेल्प से उन प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बता सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक लेने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, एंड उसकी वजह से हमें दो डेरिवेशन करने हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, मतलब डाइपोल की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एक्सियल पॉइंट पर, और एक करेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पर। जो एक्सियल पॉइंट पर होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब, और जो उसमें होता है उसमें क्या निकालोगे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब। बस ये डेरिवेशन, हम दो डेरिवेशन परसों कंप्लीट कर देंगे। कल टॉपिक चलेगा आपका डाइपोल मोमेंट। ठीक है, थैंक यू बेटा, आज की क्लास के लिए बाय।